Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir here. I welcome all of you with the new concept that is जिबरलिन एंड इट्स रोल इन प्लांट सिस्टम्स. ठीक है, तो जिबरलिन जैसा कि आप जानते हैं, जिबरलिन आर फाइटोहार्मोन्स, आर प्लांट हार्मोन्स, आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स which regulate the growth and developmental processes in plant systems by regulating their फिजोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म विद इन द सेल्स, प्लांट सेल्स. ठीक है, तो ये जिबेरलिन्स का हमने कल रोल पढ़ा है कुछ हद तक. तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रोल जो है जिबेरलिन का है, दैट इज मैच्योरिटी. ठीक है, तो मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी वो स्टेज होता है जब कोई जुवेनाइल स्टेज कन्वर्ट होगी, जब कोई जुवेनाइल स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर, मे बी पार्ट, मे बी फ्रूट, मे बी लीफ, मे बी सीड, ये प्लांट स्ट्रक्चर्स मैच्योर होते हैं, जब वो कंप्लीटली उनकी डेवलपमेंटल प्रोसेस, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, तो उस स्टेज को बोलते हैं कि अब ये मैच्योर है. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स मैच्योर होते हैं. तो वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? वो जुवेनाइल स्टेज से ट्रांजिट करते हैं टुवर्ड्स द मैच्योर स्टेज, एंड दैट ट्रांजिशन from transition of that plant structure from juvenile stage to mature stage is regulated by, that is a hormone here, that is gibberellin. ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम juvenile stage, juvenile stage to mature stage, mature stage of plant structure, maybe bud, maybe leaf, maybe fruit, maybe seed. Plant structure is regulated by gibberellin hormone, gibberellin hormone. That is it. तो क्या है मैच्योरिटी? अनदर रोल है किस चीज का? जिबेरलिन, जो कि फाइटो हार्मोन है. हर कोई प्लांट स्ट्रक्चर जब बनता है, वो कंप्लीटली इनिशियल स्टेज में वो मैच्योर नहीं होता है. इनिशियल स्टेज में वो जस्ट दैट इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स वो क्रिएट होता है हर किसी सिस्टम में, प्लांट सिस्टम में. जब कोई नया स्ट्रक्चर, बड, लीफ, फ्रूट, उसका जो नया से जो यंग स्टेज उसकी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. ठीक है, तो उस स्टेज को हम जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं. तो जुवेनाइल स्टेज पे फिर वो ट्रांजिट करता है, मैच्योर बनता है. जब उसमें मैच्योर तब बनता है जब वो उसमें कंप्लीट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को तब मैच्योर करार दिया जाता है, वो स्ट्रक्चर, प्लांट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो वो ट्रांजिशन फ्रॉम जुवेनाइल स्टेज टू मैच्योर स्टेज एंड दैट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर इज रेगुलेटेड बाय जिबेरलिन हार्मोन. ये भी जिबेरलिन का ही काम है. वो उस स्टेज से ट्रांजिट करता है, जुवेनाइल स्टेज से ट्रांजिट करता है मैच्योर स्टेज तक, यानी कि मैच्योरिटी भी प्लांट स्ट्रक्चर में जुवेनाइल जिबेरलिन हार्मोन ही लाता है. ठीक है, तो ये है. अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, दैट इज सीड जर्मिनेशन, रोल ऑफ जिबेरलिन इन द in seed germination. Next role of gibberellin is seed germination. Seed germination. तो क्या है सीड जर्मिनेशन? जब मैच्योर सीड होता है, उसके बाद उसको सो किया जाता है अंडर द सॉइल सबस्ट्रेटम, या अपने आप वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी से ही वो अंडर द सॉइल सरफेस जाता है. उसके बाद उसमें मतलब वो सॉइल मॉइस्चर मतलब एब्जॉर्ब करता है सीड. उसके बाद उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिर वो मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी फिर से रिस्टार्ट होती है. तो उसके बाद मेटाबॉलिकली एक्टिव बनता है, एंजाइम्स वर्क करने लगते हैं, यानी कि स्टोर्ड फूड मटेरियल जो कॉटिलिडन में होता है वो हाइड्रोलाइज होके वो सीड को, फिर सीड जो होता है वो डिफरेंशिएट होने लगता है इनटू
सीडलिंग में, वो सीडलिंग में यानी कि डिफरेंशिएट होता है। उसके बाद वो प्लांटलेट बनता है, उसके बाद प्लांटलेट से वो पूरा मैच्योर प्लांट बनता है, स्मॉल प्लांट, फिर उसमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती है फर्दर, तो वो डिफरेंशिएटेड होता है इनटू ए न्यू प्लांट। तो सीड से ही नया प्लांट बनता है थ्रू दिस इंसेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सीड से ही नया प्लांट बनता है फर्टिलाइज्ड। ये सीड जो होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल होता है इंटिगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो सीड है वो कंप्लीट आप उसमें डिप्लॉयड जाइगोट रहता है, वो एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद वो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है उसकी। तो प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड से जब सीडलिंग प्लांटलेट बनेगा तो प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। लेकिन क्या है यहाँ पे सीड जर्मिनेशन में जिबरलिन का क्या रोल है? जिबरलिन इज काउंटरैक्ट inhibitors and induce synthesis of various types of hydrolytic enzymes. तो hydrolytic enzymes for mobilization of reserve food, amylases, proteases, etc. तो यहाँ पे जिबरलिन क्या रोल करता है? जिबरलिन जो है ये काउंटरैक्ट करता है इनहिबिटर्स। यूजुअली सीड में कुछ इनहिबिटर्स, वो आपका एब्सिसिक एसिड भी हो सकता है, वो कोई और तरह का मेटाबोलाइट हो सकता है जो यानी कि डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं मतलब जो जर्मिनेट नहीं करने देते हैं सीड को, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है जब जिबरलिन की एक्सो या तो आप एक्सोजेनसली स्प्रे करोगे किसी सीड पे जिबरलिन, फिर सो करोगे, या तो इसमें सिंथेसाइजर जो कंसंट्रेशन होगी जिबरलिन की सीड में तो वो इनिशिएट करेगी। वो कैसे इनिशिएट करेगी जर्मिनेशन प्रोसेसेस? ये उन फैक्टर्स को काउंटरैक्ट करेगी, इनहिबिटर्स जो सीड जर्मिनेशन ना होने देते हैं, ठीक है, उनको वो काउंटरैक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं सिंथेसिस ऑफ different enzymes, synthesis of different hydrolytic enzymes for mobilization। वो hydrolytic enzymes अगर यहाँ पे सपोज ये सीड है, ये कॉटिलिडॉन है सीड, तो कॉटिलिडॉन में स्टार्च जो है स्टोर्ड स्टार्च जो है यहाँ पे फूड है, रिजर्व फूड मटेरियल। यहाँ लिपिड भी है, प्रोटीन सबस्टेंस भी है, लेकिन ज्यादा पर यहाँ पे स्टार्च प्लांट सिस्टम में होता है ज्यादा पे। अब क्या है, लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है। तो यहाँ पे जिबरलिन का क्या रोल है सीड जर्मिनेशन में? सीड जर्मिनेशन तब होती है जब ये रिजर्व फूड जो ब्रेक डाउन होगा इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिलीज करेगी एनर्जी, ठीक है, इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर फॉर्म्स। तो जब ये स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा, वहां पे जनरेट होगा ग्लूकोज यूनिट, फ्रक्टोज यूनिट, लेवलोज यूनिट एक्सेट्रा, तो यहाँ पे लिपिड जो है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल होता है, ये ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, या प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, अल्टीमेटली अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो वहां पे साथ साथ में एनर्जी भी निकलेगी। जब एनर्जी निकलेगी तो वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है। उसके बाद ये सीड जो है जर्मिनेट होने लगता है। तो ये यहाँ पे कश्मीरी हम इसको बोलते हैं यंत्रोपत कोट द्रावण या above ground portion बनत lower underground portion differentiates into root system and above ground portion differentiates into shoot system। तब जाकर उसको हम ये बोलते हैं ये जर्मिनेशन है। तो जर्मिनेशन के लिए कौन से बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है? वाटर होना चाहिए वहां पे, टेम्परेचर पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, और दूसरा क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स बनने चाहिए जो इन रिजर्व फूड मटेरियल जो यहाँ पे कॉटिलेडोनस में लगा हुआ है वो ब्रेक डाउन हो ताकि वहां से एनर्जी जनरेट हो। तो उस एनर्जी से फिर ये पूरा एम्ब्रियो होगा इसमें किसमें, सीड में, तो वो एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होने लगेगा कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस में। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस में आपका एक टाइजिलम होता है, तो टाइजिलम पे नोड होता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबोव टाइजिलम that gives differentiates into epilemial and part below that differentiates into radical। रेडिकल आपका रूट देगा, रूट सिस्टम डिफरेंशिएट रूट सिस्टम में होगा, और पिलिम्यूल आपका शूट सिस्टम में डिफरेंशिएट होगा। तो देन दिस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जिबरलिन का क्या रोल है? जिबरलिन का यहाँ पे रोल यूं है कि जिबरलिन क्या करता है, डिफरेंट इनहिबिटर्स, चाहे एब्सिसिक एसिड हो चाहे कोई और तरह का कुछ मेटाबोलाइट हो जो ब्रेक डाउन नहीं है, जो मतलब यहाँ पे जो प्रिवेंट करता है सीड जर्मिनेशन, ठीक है, तो उन पर काउंटरएक्ट करते हैं जिबरलिनस प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, जिबरलिनस। तो और उसके बाद क्या करते हैं ये जिबरलिनस, ये इंड्यूस करते हैं, जिबरलिनस इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मीन्स जो डाइजेस्ट करेंगे दिस फूड को, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ एमाइलेसिस, ठीक है, एमाइलेसिस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे, लाइपेसेस लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीएसेस जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, जो इस कॉटिलिडॉन में फूड रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ये सब चीजें होती है, तो उनके लिए इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन, जिबरलिन। तो विद द रिजल्ट जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने लगा है, लिपिड प्रोटीन हाइड्रोलाइज होने लगा है, तो साथ साथ में एनर्जी जनरेट होती है। तो एनर्जी जनरेशन का यही फंडा है, दैट एनर्जी रिजल्ट्स ट्रिगर्स और फैसिलिटेट्स दिस एम्ब्रियो टू डिफरेंशिएट इनटू एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड प्रोसेस इज नोन एज सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये सीड जर्मिनेशन करता है, ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फूड करता है। यहाँ पे जो रिजर्व फूड है वहां पे वो अब मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, तो वो मोबिलाइज होते हैं, वो एम्ब्रियो इस्तेमाल करने लगता है, उसके बाद एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होता है। जब प्लांट सिस्टम्स में, लिविंग सिस्टम्स में फंडा यह है कि जब सेल में मोबिलाइजेशन ऑफ व्हाट वी कॉल इट रिजर्व फूड होता है, तब सेल फूड को डाइजेस्ट करती है, फिर सेल फूड को क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी, तो उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है सीड में, वो सीड जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी जिबरलिन्स play a role in seed germination by inducing the synthesis of hydrolytic enzymes like amylases, lipases, proteases etc, ठीक है। तो amylases, lipases, proteases जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, या राइबोन्यूक्लियसेस जो आरएनएस डीएनएस को फिर हाइड्रोलाइज करते हैं, जो इसमें होते हैं, तो राइबोन्यूक्लियसेस को मतलब बाकी चीज़ें, तो वहाँ से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, तो उन चीज़ों को एम्ब्रियो इस्तेमाल करता है, तो एम्ब्रियो देन स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग इनटू एन एम्ब्रियोनिक एक्सिस, टाइजिलम, ठीक है। तो टाइजिलम पे डिफरेंशिएट होगा पिलिम्यूल और रेडिकल, रेडिकल गिव्स द रूट एंड पिलिम्यूल गिव्स द शूट सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज व्हाट वी कॉल इट सीड जर्मिनेशन। यानी कि कुल मिला के हम कहेंगे कि जिबरलिन्स का अहम रोल है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है। तो जिबरलिन्स, यहाँ पे मैं एक हेडिंग लिखूंगा, जिबरलिन्स काउंटरएक्ट इनहिबिटर्स, जिबरलिन्स काउंटर एक्ट इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिट करेंगे सीड जर्मिनेशन, तो उनको काउंटर करते हैं कौन, जिबरलिन्स, एंड induce the synthesis of hydrolytic enzymes which later on results the mobilization of food material for embryo, and then embryo starts differentiated into a pilimule and radical. The process is known as germination. तो यहाँ पे सी जर्मिनेशन में भी जिबरलिन्स का एक खासा रोल है। अगर हम फ्लावरिंग की बात करेंगे, फ्लावरिंग, क्या जिबरलिन्स का फ्लावरिंग में रोल है या नहीं? अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, तो इन लॉन्ग डे प्लांट्स जिबरलिन्स कैन रिप्लेस द लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट एंड प्रमोट फ्लावरिंग इवन अंडर, यानी कि नॉन इंडक्टिव फोटोपीरियड्स, ठीक है, नॉन इंडक्टिव फोटोपीरियड्स। उसका क्या मतलब है? यानी कि फोटोपीरियड भी एक फैक्टर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट सिस्टम्स। अगर कोई प्लांट सिस्टम है तो वहां पे जब फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लावर, differentiation of bud into a flower, differentiation of condensed bud into a flower also requires the photoperiod, यानी कि periodic duration of light, periodic duration कितनी होनी चाहिए, कब तक होनी चाहिए, कौन सी कितनी ड्यूरेशन तक वो लाइट रिसीव करना चाहिए वो बड, ताकि वो बड डिफरेंशिएट होगा फ्लावर में, ठीक है।
तो उसके लिए फोटो पीरियड्स की जरूरत होती है। तो अलग अलग स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज में अलग अलग फोटो पीरियड्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे कि यानी कि जिबरलिन का रोल इन फ्लावरिंग में, तो या अगर जिबरलिन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो तब उसका फोटो पीरियड अगर कम ही होगा तो वो कम ही फोटो पीरियड पे फ्लावरिंग करेगा। फोटो पीरियड, लाइट तो जरूरी है, मतलब सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट लीव्स है। तो यहाँ पे फ्लावरिंग का फंडा है। फ्लावरिंग मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ अ बड अडल्ट कंडेंस्ड शूट मॉडिफाइड शूट इनटू फ्लावर, ठीक है, दैट इज नोन एज फ्लावरिंग। लेकिन उस चीज को एक तो न्यूट्रेंट्स लगते हैं, न्यूट्रेंट्स होने चाहिए, न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट है, वाटर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम। दूसरा क्या है, नेक्स्ट फैक्टर जो है दैट इज लाइट, पीरियडिसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ड्यूरेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट of that bud in order to differentiate into a flower। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तब उसको फिर फोटो पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दैट इज जिबरलिनस रिप्लेस। तो नटशेल में हम यही कहेंगे कि जिबरलिनस कैन रिप्लेस द लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट एंड प्रमोट फ्लावरिंग इवन अंडर नॉन इंडक्टिव फोटो पीरियड्स। तो यहां पे हम लिखेंगे जिबरलिनस इन लॉन्ग डे प्लांट्स, इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनका फोटो पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है, दैट रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट इन ऑर्डर टू फ्लावर, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग के लिए। तो अगर हम इन्हीं लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करेंगे, इन लॉन्ग डे प्लांट जिबरलिनस कैन रिप्लेस, जिबरलिनस कैन रिप्लेस, ठीक है, क्या रिप्लेस करेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ, यानी कि रिप्लेस द लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट, replace the long day requirement and promote flowering even under non-inductive periods, and promote flowering even under long day, even under non-inductive, sorry, it is non-inductive photo periods, photo periods। that is role of gibberellin in flowering, यानी कि gibberellin does play an important role in flowering in long day plants, ठीक है, where they can replace long day requirement and promote flowering even under non-inductive photo periods, that is it, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है दैट इज वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में भी जिबरलिनस का रोल है। तो क्या है वर्नलाइजेशन? लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इज वर्नलाइजेशन। यू नो दैट सम प्लांट्स require exposure to low temperature before they develop the faculty of flowering। यानी कि कुछ प्लांट स्पीशीज में दे फॉर फ्लावरिंग के लिए, यानी कि फ्लावरिंग के लिए जब उनका बड जो फ्लावर में डिफरेंशिएट होता है तो उस चीज के लिए एक बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट होते हैं उन स्पीशीज में कि वो लो टेम्परेचर, दे रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर एक्सपोजर, यानी कि वहां पे प्रियर टू देयर फ्लावरिंग देयर मस्ट बी ए ड्यूरेशनल लो टेम्परेचर इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम टू डिफरेंशिएट इनटू दैट पर्टिकुलर बड टू डिफरेंशिएट इनटू ए फ्लावर। तो उसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर होना चाहिए बिफोर दे डेवलप द फैकल्टी ऑफ फ्लावरिंग। फॉर एग्जांपल हैनेबेन क्राइसेंथेमम में है, बट अगर जिबरलिन का उस वाले स्ट्रक्चर में, उस वाले प्लांट में जिबरलिन हार्मोन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, या अगर एक्सोजिनस सप्लाई ऑफ हार्मोन होगी, मतलब एक्सोजिनसली सप्लाई करेंगे, मतलब स्प्रे करेंगे हार्मोन जिबरलिन, तो वो क्या काम करेगा, तो वो they can replace gibberellins can replace the requirement of low temperature।
फिर उसको लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी भी टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करेगा, ठीक है। द डिफरेंट व्हाट इज डिफरेंशिएटेड फ्लावर्स at any temperature when gibberellin concentration would get increased in that cell, in the cells of that particular bud or different undifferentiated structure, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन उसी चीज को बोलते हैं। यानी कि क्या है वर्नलाइजेशन? सम प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। कुछ प्लांट स्पीशीज में क्या होता है कि बिफोर दे डेवलप द फैकल्टी ऑफ फ्लावरिंग, जब बिफोर दे डेवलप द फैकल्टी ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले कुछ ड्यूरेशन होती है, उसमें क्या होता है, उसको उस फ्लावर उस बड को किस चीज की जरूरत होती है? लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। वो फेस करना चाहे मतलब उनमें क्या है वो उनको वो फेस अगर उनको फेस होता है लो टेम्परेचर बिफोर दे फ्लावर, तो उस वाले फिनोमेना को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि वर्नलाइजेशन के बिना उन स्पीशीज में हैनबेन क्राइसेंथेमम स्पीशीज जो होते हैं, तो उनमें लो टेम्परेचर जरूरी होता है बिफोर दे फ्लावर। जब वो फ्लावरिंग करेंगे उससे पहले प्रियर ड्यूरेशन में लो टेम्परेचर एक्सपोजर की जरूरत होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन नहीं, जिबरलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तब वो लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, तब किसी भी टेम्परेचर पे वो फ्लावरिंग करते हैं। दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। सम प्लांट्स, यहां पे लिखेंगे हम सम प्लांट्स रिक्वायर लो टेम्परेचर, ठीक है, रिक्वायर सम प्लांट्स रिक्वायर एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, exposure to low temperature before they develop the faculty of flowering, before they develop the faculty of flowering, before they develop the faculty of flowering, तो उस फिनोमेना को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैनबीन, क्राइसेंथेमम, ये स्पीशीज है, कुछ स्पीशीज है जिनको लो टेम्परेचर एक्सपोजर की जरूरत होती है बिफोर दे डेवलप, उसके बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं, उसके बाद उनके बाद डिफरेंशिएट होने लगते हैं फ्लावर में, ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की इंक्रीज होती है उस वाले टिश्यू में, तो दे कैन रिप्लेस द रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर, फिर किसी भी टेम्परेचर पे वो फ्लावर करेंगे, ठीक है। फिर लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी टेम्परेचर पे वो फ्लावरिंग करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे जिबरलिनस कैन रिप्लेस क्या रिप्लेस करेंगे? रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर low temperature in these species to flower species. That is it.